आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और तेज सफर पर निकलने वाले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूगोल को समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए कितना विशाल है ये आंकड़ा ही अपने आप में एक कहानी है। और इस नंबर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम पूरी दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम भारत की एक बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर नक्शे की लाइनों को समझेंगे, अलग अलग जमीनी बनावटों को देखेंगे और हाँ, नदियों, मौसम और यहाँ तक कि जंगलों तक भी जाएंगे। तो चलिए, पहला पड़ाव, इंडिया द बिग पिक्चर। मतलब हम अपनी समझ की नींव रखेंगे, जैसे हम अंतरिक्ष से भारत को देख रहे हों कि ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ और कैसे फिट होता है। अच्छा, तो भारत की बाउंड्रीज को देखें। जमीन पर इसकी सीमा 7 देशों से मिलती है और समंदर की बात करें तो कोस्ट लाइन भी कोई छोटी मोटी नहीं है, करीब 7,500 किलोमीटर। ठीक है, तो बड़ी तस्वीर तो हमने देख ली। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और उन लाइनों को समझते हैं जो भारत के नक्शे को उसका असली आकार और पहचान देती हैं। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, यही वो फ्रेम है जिसके अंदर पूरा भारत आता है। उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूर्व पश्चिम का फैलाव देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसी के बीच बसा है हमारा देश। और हाँ, 2 बहुत ही जरूरी लाइनें हैं जो देश के बीच से होकर गुजरती हैं। एक है कर्क रेखा जो 8 राज्यों से निकलती है, और दूसरी है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे पूरे देश का टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है। लाइनों की बात हो गई। अब देखते हैं कि इन लाइनों के अंदर जमीन असल में दिखती कैसी है। मतलब अब हम भारत के अलग अलग तरह के भूभाग, इसके फिजिकल डिविजन्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो मोटे तौर पर भारत को इन 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेकर नीचे समंदर में फैले द्वीपों तक। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं, जैसे हिमालय। ये असल में दुनिया के सबसे नए पहाड़ों में से हैं। जी हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ठीक इसके उलट जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वो भारत का सबसे पुराना, सबसे स्थिर जमीनी हिस्सा है। और हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अब उसी पुराने पठार के दोनों किनारों को देखिए। एक तरफ है वेस्टर्न घाट या सह्याद्री, जो एक लगातार चलने वाली लंबी दीवार की तरह है, और दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट, जो बीच बीच में टूटे हुए हैं और उतने ऊंचे भी नहीं हैं। तो हमने पहाड़, पठार, मैदान देख लिए। अब बात करते हैं उन नसों की जो इस जमीन में जान डालती हैं, यानी भारत की नदियों की, इस उपमहाद्वीप की लाइफलाइंस। भारत की नदियों को ना हम 2 बड़े ग्रुप्स में देख सकते हैं। एक है हिमालयी नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो काफ़ी हद तक मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। और अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। ये इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण है कि इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कह देते हैं। नदियों के बाद अब हमारी यात्रा का अगला फोकस है वो सब कुछ जो ये जमीन हमें देती है। मतलब यहाँ का मौसम कैसा है, कौन सी फसलें होती हैं और जमीन के नीचे क्या क्या छिपा है। अगर भारत के क्लाइमेट की बात करें तो एक शब्द सब कुछ कह देता है, मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हवाओं का एक ऐसा मौसमी खेल है जो पूरे देश की खेती और जिंदगी को चलाता है। अब जैसा मौसम और जैसी जमीन वैसी ही मिट्टी है ना। तो भारत में कई तरह की मिट्टियां हैं, जैसे उत्तर के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी जो अनाज उगाने के लिए बेस्ट है, और दक्कन के पठार की काली मिट्टी जिसमें कपास बहुत अच्छा होता है। और इसी मिट्टी और मौसम से जुड़ा है भारत का एग्रीकल्चरल कैलेंडर। मॉनसून आते ही खरीफ की फसल, फिर सर्दियों में रबी, और इन दोनों के बीच गर्मियों में जायद की फसलें। लेकिन जमीन पर सिर्फ फसलें ही नहीं उगती, इसके नीचे भी खजाना है। भारत मिनरल्स के मामले में भी काफी रिच है, जैसे झारखंड में कोयला और माइका, ओडिशा में लोहा और बॉक्साइट, और कर्नाटक की कोलार खदानों से निकलने वाला सोना। तो चलिए, अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब हम उन जगहों को देखेंगे जहां भारत की कुदरती खूबसूरती और अनूठी जैव विविधता को सहेज कर रखा गया है। इसमें आते हैं हमारे मशहूर नेशनल पार्क्स, जैसे जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर और सुंदरबन। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी भारत की खूबसूरती है।
बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और अरब सागर में लक्षद्वीप। तो पहाड़ों से लेकर द्वीपों तक, नदियों से लेकर खनिजों तक, ये पूरा सफर देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। इतनी जबरदस्त भौगोलिक विविधता वाले देश में तरक्की और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक सही तालमेल, एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।